चलिए स्टार्ट करेंगे अपने अकाउंट्स। स्टार्ट करेंगे अपने अकाउंट्स। लाइव में साउंड चेक कर लेना, कोई इशू है तो चैट में लिखो। अब आज नया टॉपिक देखते हैं। शेयर कैपिटल के बारे में काफी बातें हो गई, अपने डेप्थ में देखा भी है। आपके समझ में जो डाउट्स बाकी होंगे वो भी कर लेंगे, बट पहले अभी नए टॉपिक पे चलते हैं। अगला ही चैप्टर है शेयर कैपिटल के बाद डिबेंचर्स। कंपेरेटिवली चैप्टर छोटा है, पॉइंट्स भी कम है और कहीं ना कहीं शेयर होल्डर पे बेस्ड है, तो आपको समझने में भी आसानी होगी वैसा। अगेन अपने कंपनी लॉ से भी ये चीज कनेक्टेड है, हम पहले बात कर चुके हैं। डिबेंचर्स एग्जैक्टली है क्या? थियोरेटिकली अगर अपन बात करें तो इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। कहीं ना कहीं हम कुछ पैसा रेज करने की कोशिश कर रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए कंपनी का, और उसके लिए हमें कुछ सिक्योरिटीज ऑफर करनी पड़ेगी जिससे मनी लेंडर को एक अश्योरेंस हो जाए कि उसके पैसे सेफ है। तो उसमें हम जो उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। तो अल्टीमेटली हम उधार ले रहे हैं और इंटरेस्ट पे करने का एक कमिटमेंट कर रहे हैं। और ये जो पूरा उधार है फिक्स टर्म के लिए है, एक पॉइंट के बाद मैं आपके पैसे आपको रिटर्न कर दूंगा और तब तक मैं इंटरेस्ट पे करता रहूंगा। एकदम सिंपल स्टोरी। अब यहाँ पे ये है कि इट इज नॉट अ लोन, इट इज अ डेट। तो मुझे ना आपको ईएमआई नहीं पे करना है, मुझे आपको हर महीने या रेगुलर, हर महीने तो नहीं होता है, तो 6 महीने होता है या साल होता है, तो एनुअली या सेमी एनुअली इंटरेस्ट में आपको पे करूंगा। और जो प्रिंसिपल मैंने लिया है ना वो सीधा आपको एक मेच्योरिटी के डेट पे वापस करूंगा, जिसकी मैक्सिमम लाइफ टाइम 30 ईयर्स तक भी जा सकती है। इसमें सिक्योर डिवेंचर 10 साल के लिए, नॉर्मल डिवेंचर 20 साल के लिए, और रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर होता है तो उसमें जो डिवेंचर है वो 30 ईयर्स तक की लाइफ के लिए इशू होते हैं। बट उसमें कंडीशन होती है, रिडेम्पशन जो है ना वो 21st ईयर से शुरू हो जाना चाहिए और 30th ईयर तक जाते जाते सारा जो है रिडेम्पशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये स्कीम है। तो ये सब बातें थी। अब इसमें थियरी अगर आप देखोगे मॉड्यूल में तो स्टार्टिंग में आपको कंपनी लॉ ही दिखेगा पूरा। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, ये सब कुछ अपन ने अभी कंपनी लॉ में पढ़ा। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, बेरर, रजिस्टर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ये सब टाइप्स हैं। ये सारे हमने देखे। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, फिर डेट कैपिटल वाले टॉपिक में बात हुई है। तो जस्ट बिकॉज अपन ने पढ़ा हुआ है और इसी ग्रुप का टॉपिक है तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कोई नीड नहीं है उसकी। आगे बढ़ते हैं। शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस बिटवीन आ गया, ये भी कंपनी लॉ का आंसर है। अगर यहाँ पे आ भी गया तो डेफिनेटली आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, तो आगे बढ़ सकते हैं। अब डिबेंचर्स को इशू करने की बात हो रही है, मेन फोकस अपना यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे होना चाहिए। जो डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं तो या तो कैश में इशू करेंगे, या फिर अदर देन कैश कोई असेट के सामने एक्सचेंज करेंगे, या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे भी डिबेंचर्स दिए जा सकते हैं। अब जब अपन कैश में इशू कर रहे हैं, पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें भी तीन कैटेगरी हो गई। वो एट पार हो सकता है, या फिर एट प्रीमियम हो सकता है, या फिर एट डिस्काउंट हो सकता है। तीन ऑप्शन है। अच्छा, शेयर्स में हमने देखा थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी चलेगा साथ में। शेयर कैपिटल के केस में हमने देखा था कि यहाँ पे डिस्काउंट पे शेयर्स ऑफर करना पॉसिबल नहीं होता है, और नॉर्मली शेयर्स आर नॉट इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन डिबेंचर्स में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डिबेंचर क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट है, वो सेक्शन 53 कंपनी लॉ वाला इस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आप डिस्काउंट पे डिबेंचर्स ऑफर कर सकते हो। आपके लिए खर्चा है, इन्वेस्टर के लिए या मनी लेंडर के लिए प्रॉफिट है, वैसी बात होगी। ऐसा नॉन कैश होगा तो उसमें तो एक तरफ कोई ना कोई असेट आई होगी और सामने डिबेंचर्स गए होंगे, वो इफेक्ट होगा। तीसरा जो पार्ट है कोलेटरल सिक्योरिटी वाला। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है कि हम जो पैसे बैंक से लोन ले रहे हैं या कहीं से बोरो कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी के तौर पे अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स हम सामने वाले को दे रहे हैं, और जब पैसा वापस कर देंगे तो डिबेंचर उससे वापस ले लेंगे, तो ये कंडीशन होती है। तो दैट इज कॉल्ड कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो सब देखेंगे, पर शुरुआत ये वाले पार्ट से करते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब इसमें जितना अपन ने शेयर कैपिटल में सीखा है ना, वही सारा कंसेप्ट आपको काम आएगा। अगर हम एट पार इशू कर रहे हैं तो एंट्री सिंपल है भाई, बैंक टू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में क्या है ना, वो इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, तो हम आगे ना परसेंटेज में मेंशन करते हैं कि कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट वाले डिबेंचर्स है। तो अगर आप 12% इंटरेस्ट दे रहे हो तो बैंक टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, वैसा करके होगा। तो जो भी अमाउंट आपका आएगा वो आप लिख दो, बात खत्म। अगर मान लो कुछ प्रीमियम चार्ज किया है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर कुछ डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट या लॉस के नाम से डेबिट हो जाएगा।
तो ये ऑप्शन एग्जैक्टली वही के वही है जैसा अपन ने शेयर कैपिटल में किया, वैसा पॉइंट है। चलिए, इलस्ट्रेशंस भी वही पैटर्न पे चल रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सेम टाइप के इलस्ट्रेशन है ना वो आप कर सकते हो, तो उस पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, बिकॉज वहां पे अपन ने भी बहुत डिटेल्ड वाले सम्स कर लिए, फोर फीचर री इशू सब देख लिया, उसके कंपैरिजन में एंट्रीज कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन आपको मिलेगा वो एट पार वाला है, सेकंड एट प्रीमियम वाला है, थर्ड एट डिस्काउंट वाला केस है। तो ये इलस्ट्रेशन तो आपको होमवर्क में भी ट्राई करने हो तो आराम से हो सकते हैं। फोर्थ वाले में वो है ओवर सब्सक्रिप्शन, वो भी हमने कितने सम्स कर लिए, एक्स्ट्रा पैसा आया एप्लीकेशन पे, बाद में रिटर्न कर दिया, वैसा तो वो स्कीम मिलेगी। तो पहले चार इलस्ट्रेशन तो आपके आराम से हो जाएंगे, टिक करके रख सकते हो। फिर जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो भी आपके ध्यान में होगा, अपन ने शेयर कैपिटल वाले केस में भी किया, जब वेंडर्स को क्रेडिट किया था। मैं एंट्री याद करवाता हूँ, देख लो रिकॉल होता है या नहीं। जो भी असेट हमारे पास आई है उसको डेबिट करेंगे और वेंडर्स को क्रेडिट करेंगे, ये कुछ किया था। फिर बाद में नेक्स्ट एंट्री ऐसी थी कि भाई वेंडर्स को हमने डेबिट किया जब उनको शेयर इशू हुए, जब शेयर इशू कर रहे थे तो यहाँ पे लिख रहे थे टू शेयर कैपिटल, और ये अगर डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिबेंचर, तो उतना फर्क रहेगा, बाकी पूरा इफेक्ट सेम है। अच्छा, कैश नॉन कैश वाले में, जब ये नॉन कैश वाला पॉइंट है तो उसमें हमने ये भी देखा कि वैल्यूएशन डिफरेंट भी हो सकती है। जो असेट हम ले रहे हैं और सामने जो डिबेंचर दे रहे हैं उसकी वैल्यू में अगर कोई गैप है, तो या तो वो गुडविल होगा या फिर कैपिटल रिजर्व होगा, तो वो इफेक्ट भी देना पड़ेगा। तो अगर गुडविल के तौर पे हमने ज्यादा पैसे दिए और हमें असेट कम मिली है, तो गुडविल का अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा डेबिट। और यही अगर रिवर्स सिचुएशन है, तो जो कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एग्जैक्टली ये भी सेम पॉइंट जो हम वहाँ पे देख चुके हैं। आपको ट्राई करना है इलस्ट्रेशन 5, तो मैंने अभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो इलस्ट्रेशन 5 एक बार, छोटा सा समय, एक दो एंट्री तो फटाफट हो भी जाएगा। आप स्टार्ट करो, देखो नहीं समझ आता तो बोलो। बोलो, बन गया क्वेश्चन? कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। हो रहा है अमाउंट टैली, ठीक है, आगे बढ़े।
नेक्स्ट टॉपिक वही है, डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अब इसमें ना दो ट्रीटमेंट उन्होंने सजेस्ट किए हुए हैं। पहला ट्रीटमेंट ऐसा है कि कोई ट्रीटमेंट मत करो, सबसे बेस्ट यही वाला है, कोई इफेक्ट ही नहीं देना है। कोलैटरल सिक्योरिटी में क्या है, मैंने पैसा रेज किया, डिबेंचर दिए, उसके बाद क्या हुआ, पैसा वापस कर दिया, डिबेंचर ले लिए, तो अल्टीमेटली जो है ना वो डिबेंचर्स कैंसिल, मतलब आए और गए, कुछ हुआ नहीं उसमें, सिर्फ रखने के लिए दिए थे, सिक्योरिटी के तौर पे, किसी को अलॉट नहीं किए थे वैसा। तो बोला एक तो तरीका वही है कि आप इसका बुक्स में कोई इफेक्ट ही मत दो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन बोला यार ये थोड़ा सा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, बुक मतलब अकाउंट चेक करने वाले को कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी हुआ था कि डिबेंचर्स कोलेटरल के तौर पे दिए गए थे और फिर वापस लिए गए, तो इसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी तो मालूम कैसे पड़ेगा। बोला एक काम करते हैं, एक ट्रीटमेंट कर देते हैं, और वो ट्रीटमेंट के लिए ना हमें पहले जब हम कोलेटरल के तौर पे डिबेंचर्स दे रहे हैं तो देखा जाए तो डिबेंचर इशू होंगे और फिर बाद में ना डिबेंचर वापस आ जाएंगे, तो सामने सामने ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दूसरी साइड कौन से लेजर में इसका इफेक्ट लेके जाए, वो पॉइंट है। बोला एक काम करो, सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लो, सस्पेंस अकाउंट में उसको रहने दो, तो एटलीस्ट दिखता तो रहेगा। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में रहने दो उसको, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बस ये ट्रीटमेंट है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज्यादा टेक्निकल किया नहीं उन्होंने इसको। साथ में जो इलस्ट्रेशन आएंगे ना उसमें एक एक एंट्री के लिए सॉल्व करवा रहे हैं, तो वो आप साथ में करना चाहो तो भी हो जाएगा। तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ताकि बाकी अच्छे जो पॉइंट्स है उसमें नए पॉइंट्स में डिटेल में जा सकूँ। नेक्स्ट टॉपिक देख लो, डिबेंचर इंटरेस्ट। इसमें कुछ एंट्रीज आएंगी, इस पे बात करते हैं। अब डिबेंचर इंटरेस्ट के केस में ऐसा है कि हम डिबेंचर होल्डर्स को एवरी 6 मंथ्स या एवरी 1 ईयर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो आपको साल में एक या दो बार इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी पड़ेगी। और जो भी डिबेंचर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो एज अ कंपनी, वो आपके लिए खर्चा है और डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम है, तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। अब ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देख लेते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट जितना भी आप पे करोगे उसको आपको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो डेबिट हो गया। अब इसमें ना एक इनकम टैक्स वाला पॉइंट आता है, दैट इज टीडीएस। नॉर्मली ऐसा होता है 10% टीडीएस कटता है, तो जितना भी इंटरेस्ट, मान लो आपने 100 रुपए इंटरेस्ट दिया ना, तो उसमें 10 रुपए टैक्स के नाम पे डिडक्ट करके इनकम टैक्स वालों को सबमिट करवाना रहता है, और बाकी का 90 रुपीज जो है ना वो पे होगा टू द डिवेंचर होल्डर्स। ये कंडीशन है। अब इसका इफेक्ट हमें यहाँ पे भी देना पड़ेगा, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अगर 100 रुपए ड्यू है तो डिबेंचर होल्डर्स को 90 रुपीज देना है, और बाकी का जो है ना वो इनकम टैक्स पेएबल है, वो इनको नहीं देना है। तो पहले ही हमने ड्यू वाली एंट्री में दो लोगों को क्रेडिट कर दिया जिसको जितना देना बनता है। अब जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट भी ऐसे ही होगा, डिबेंचर होल्डर्स का जो अकाउंट है वो डेबिट होगा, और इनकम टैक्स पेएबल का अकाउंट डेबिट, और सामने पेमेंट की एंट्री, वही 90 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज। आया समझ में। तो ये ड्यू वाली एंट्री, ये पेमेंट वाली एंट्री। अब अगर आप 6 6 महीने में इंटरेस्ट दे रहे हो तो साल में ऐसी एंट्रीज दो बार आएंगी, साल में एक ही बार दे रहे हो तो एंट्री एक ही बार आएगी। और लास्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट का जो अकाउंट है, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, तो ईयर एंड पे इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो लास्ट में पूरा खर्चा कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में, जिसको अपने क्लोजिंग एंट्री। तो ये खर्चा वहां पे आप रिकॉर्ड कर दो, जितना भी है आपका 100 रुपए, पूरा खर्चा रिकॉर्ड होगा। कंपनी का तो 100 रुपए गया, इनकम टैक्स वालों को 10 रुपए दे दिया, आपको 90 रुपए दे दिया, तो मेरे तो 100 रुपए पूरे खर्च हो ही गए ना। तो एक्सपेंस में तो पूरा 100 रुपीज ही रिवर्स होगा। अब यही 6 6 महीने में दिया होता तो 100 100 वाली दो बार एंट्री हुई होती। क्लोजिंग एंट्री साल में एक ही बार करेंगे, ये 31 मार्च वाली एंट्री, ये बार बार नहीं करनी है, तो क्लोजिंग है। पूरे साल में आप क्वार्टरली इंटरेस्ट दे रहे हो 4 बार, दो क्लोजिंग एक साथ कर देना, ये तो ईयर एंड पे हमें सेटलमेंट करना होता है वैसे। तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट वाला पॉइंट है। ठीक है, इसमें एक इजी सा सम दे रखा है, इलस्ट्रेशन 9, आप स्टार्ट कर सकते हो, अभी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्विकली एक बार एंट्रीज करनी है तो करके खत्म करो, तो साथ साथ में होता जाए तो अच्छा है।
बोलो, सॉल्व हो रहा है? कंप्लीट हो गए? कुछ पूछना है? कोई एंट्री में डाउट? समझ आ गया पूरा क्वेश्चन? चलो, लाइव में भी जो देख रहे हैं ऑनलाइन, आपको भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज टर्म्स ऑफ इशू। ये थोड़े मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकली वो एंट्रीज समझने को मिलेगी, वो मजा भी आएगा। अभी तो थोड़ा शेयर कैपिटल के बेसिस पे रिवीजन चल रहा था, अब मेन टॉपिक्स पे आ रहे हैं। टॉपिक का नाम है टर्म्स ऑफ इशू। यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला, अब देखो पहले तो ये ध्यान रखना कि हम जो एंट्रीज अभी कर रहे हैं वो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स कर रहे हैं, तो ये क्लियर रखना, अभी रिडेम्पशन का टाइम नहीं आया। लेकिन अब प्रोएक्टिव अप्रोच होती है अकाउंट्स में भी, आगे जो होने वाला है उसका इफेक्ट अभी से देना पड़ता है। हमने पढ़ा हुआ है प्रूडेंस अप्रोच, लॉस या एक्सपेंस अगर कहीं पे होने वाला है तो हम पहले रिकॉर्ड कर देते हैं, इनकम जब आएगी तब रिकॉर्ड करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव रहता है, सेम वे में चलेगा। अभी हम यहाँ पे जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर या तो एट पार इशू होंगे, या एट प्रीमियम इशू होंगे, या फिर डिस्काउंट इशू होंगे। लेकिन रिडेम्पशन भी तो होगा इन फ्यूचर, और डिबेंचर्स में तो गारंटी है कि एक पॉइंट पे रिडेम्पशन होने ही वाला है। रिडेम्पशन भी या तो एट पार हो सकता है, या प्रीमियम हो सकता है, या फिर एट डिस्काउंट हो सकता है, तीनों में से कोई भी चीज पॉसिबल हो सकती है। अब इसमें कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, वो समझो। एक तरफ मैं इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात कर रहा हूँ, एक तरफ रिडेम्पशन। अब इशू होगा या तो एट पार, या तो एट प्रीमियम, या फिर तीसरा है एट डिस्काउंट। रिडेम्पशन होगा या तो एट पार, या फिर एट प्रीमियम। अच्छा, डिस्काउंट वाला हम पॉइंट वैसे बोल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रिडेम्पशन जो है ना वो डिस्काउंट पे नहीं होता है। रीजन बीइंग कि आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और आप पैसा वापस मांग रहे हो, तो आप कम पैसों में क्यों अग्री करोगे? भाई आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, मैं बोलूंगा डिस्काउंट पे मैं रिडीम कर रहा हूँ, 95,000 ले लो। अरे यार, ये कौन सा डिस्काउंट हुआ? जितना उधार दिया डेट तो पूरा वापस चाहिए ना। प्रीमियम अलग चीज है लेकिन डिस्काउंट नहीं होता, तो मोस्टली ये कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें टर्म्स ऑफ इशू में क्या है ना, कॉम्बिनेशन इनके बीच में बनेंगे। इशू किया डिबेंचर एट पार, रिडेम्पशन किया एट पार, जितना पैसा लिया था उतना लौटा दिया, दिस इज वन कॉम्बिनेशन। दूसरा है इशू किया एट पार, रिडेम्पशन करेंगे एट प्रीमियम, तो इसका मतलब जितने पैसे मैंने आपसे लिए ना उससे ज्यादा वापस करूंगा। अब बताए इस कंडीशन में एक लॉस का एलिमेंट कंपनी के लिए जिसने पैसा उधार लिया, मैं 100 रुपए का डिबेंचर बेच रहा हूँ और 105 पे रिडीम कर रहा हूँ, तो 5 रुपए मेरे तो ज्यादा लग रहे हैं ना। वो लॉस का इफेक्ट हमें आज ही देना पड़ेगा जब हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में लॉस होने वाला है, ये सर्टन है। वैसी बात हो रही है। तीसरा कॉम्बिनेशन आएगा नहीं, फिर आएगा प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, पार पे रिडीम कर रहे हैं, यहाँ तो बचत हो गई, पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा रहेगा। प्रीमियम के सामने प्रीमियम, जितना आया उतना गया, जितना प्रीमियम लिया उससे ज्यादा प्रीमियम दिया, लॉस एलिमेंट। जितना ज्यादा प्रीमियम लिया उससे कम प्रीमियम दिया, सेविंग्स वाला एलिमेंट, इसमें वेरिएबिलिटी रहेगी। फिर डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूँ और पार पे रिडीम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी तो लॉस हो ही रहा है ना। 95 रुपीज आपसे मंगवाए और 100 आपको रिटर्न किए, 5 रुपए का तो मेरा नुकसान पक्का है, ये आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये तो और बड़ा लॉस है। ठीक है, इसमें तो देखो डिस्काउंट और प्रीमियम, तो 95 पे इशू करके सामने 105 दे रहा हूँ, डबल नुकसान है। ये लॉसेस का इफेक्ट आज ही देना पड़ेगा, प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। ये है टर्म्स ऑफ इशू। तो हमें एक एक करके कॉम्बिनेशन देखने हैं कि एंट्रीज क्या होंगी, तो सारे केसेस में आपको लिखवा देता हूँ और हमें याद भी हो जाएंगे। जो पहला केस है, इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार, तो इसमें तो फेस वैल्यू ही रहेगी 100। अब इशू करते टाइम कोई प्रोविजनिंग या कुछ तो करना ही नहीं, तो सिंपल एंट्री आ गई आपकी, बैंक टू डिबेंचर्स। पता चला? चलो, तो फर्स्ट केस कंप्लीट है, दूसरा देख लेते हैं। इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ये 100 और ये 105, ऐसा केस है। अब इसमें भी एंट्री में
सिंपल, बैंक टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 105 आए 100 डिबेंचर के नाम पे, 5 सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे, सिंपल एंट्रीज। थर्ड केस, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार, 95 और 100। अब ये तो नुकसान हो गया ना 5 रुपए का, तो ये नुकसान आपको पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है ना, लॉसेस दो टाइप के होते हैं, एक डिस्काउंट दिया वो लॉस, और एक प्रीमियम दे रहे हैं वो लॉस। अब आप लेजर बना रहे हो तो दोनों को अलग नाम दे सकते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स और दूसरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक ही नाम रखो, ठीक है, बाद में फिर ना राइट ऑफ करने में कंफ्यूजन होता है वैसे, तो अपने एक ही नाम यूज करेंगे, लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब इसमें सामने जाएगा टू डिवेंचर अकाउंट, लॉस मैंने आज ही रिकॉर्ड कर दिया, 95 रुपीज आए, 5 रुपए गए लॉस में, 100 रुपए वापस कर लें। ये लॉस बाद में अपने राइट ऑफ करके पीएनएल में लेके जाते हैं जब ईयर एंड हो जाता है या रिडेम्पशन की बात आती है, तो वो इफेक्ट भी देखेंगे। तो एक तो कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट, देखो इशू एट पार वाला हो गया, सामने रिडेम्पशन एट पार, एक है इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ये कॉम्बिनेशन ये भी बनेगा। 100 रुपए रेज किए, 110 रुपए लौटाने हैं। तो 10 रुपए फ्यूचर में ज्यादा देने हैं वो तो आज से ही पता है, तो उसका प्रोविजनिंग अभी से कर लो। तो अब जो इफेक्ट आएगा, बैंक लॉस टू डिबेंचर्स और टू प्रोविजन फॉर, या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इसका अपने प्रोविजन बना के रख सकते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये प्रोविजन हो गया भाई, अभी पैसा साइड पे रख लेते हैं, बाद में काम आएगा। 100 रुपए आए, 10 रुपए का लॉस, 100 रुपए के डिबेंचर, 10 रुपए का प्रोविजन, दिस इज अ प्रोविजन। इसको हम लास्ट में यूज करेंगे जब रिडेम्पशन होगा, रिजर्व पहले ही बना लिया, लॉस रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, क्लियर है ये, तो 4 केस हो गए। तो जो कॉम्बिनेशन थे उसमें से इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, ये हो गया। इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो गया। अब प्रीमियम के सामने प्रीमियम, ये वाला एक केस है। अब प्रीमियम के सामने प्रीमियम वाले में क्या है ना, और मल्टीपल ऑप्शन हो जाएंगे कि सेम प्रीमियम वापस पे किया, कम किया, ज्यादा किया, तो इसकी एंट्री ना सब में देख लेंगे, वही सही रहेगी वैसा। अपने डायरेक्टली इस केस पे चलते हैं, डिस्काउंट वाले पे। डिस्काउंट एट पार वाला तो हो गया, एक ये केस बाकी है, डिस्काउंट टू प्रीमियम, डबल लॉस वाला, वो देख लो। इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। मान लो 90 रुपीज पे आपने इशू किया और रिडेम्पशन कर रहे हैं 105 पे, तो यहाँ पे डबल लॉस हो रहा है। यहाँ 10 रुपए का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, 5 रुपए का प्रीमियम भी, बैंक में पैसे आ रहे हैं 90 रुपीज। अब यहाँ पे क्या है ना, वो जो मैंने बोला कि दो टाइप के लॉस है, तो ये लोग अलग अलग लिखते हैं, डिस्काउंट का 10 रुपए लिखेंगे, वो प्रीमियम वाले लॉस का 5 रुपए अलग लिखेंगे। बेटर ये है कि आप साथ में एक साथ लिख दो, लॉस ऑन इशू 15 रुपए, एक साथ ही रिकॉर्ड कर दो। ये बाद में पीएनएल में राइट ऑफ करने में इजी रहता है, दो अलग नाम से लिखते हैं तो राइट ऑफ करते टाइम दो दो लेजर यूज करने पड़ते हैं। सामने रहेगा टू डिवेंचर अकाउंट, वही फेस वैल्यू 100 रुपए। प्रोविजन बनाना पड़ेगा, कितना प्रोविजन बनेगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 रुपए, समझ आया। तो ये हो गया कंप्लीट, टैली भी हो रहा है दोनों साइड, पूरा लॉस का इफेक्ट भी आ गया। इसके अंदर दो चीजें हैं, 10 रुपए डिस्काउंट और 5 रुपए प्रीमियम। इस प्रीमियम का हमने यहाँ पे प्रोविजन बना दिया, जो इन फ्यूचर यूज करेंगे वैसा है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए
आपको दे रखा है एक इलस्ट्रेशन नंबर 10। अच्छा सम है, करना चाहिए, और करने के बाद आगे बढ़े तो बेटर है। और क्या टॉपिक है वो देखते हैं, डिस्काउंट और लॉस। एक टॉपिक और है जो इसके बाद में समझाना ही है आपको, तो ऐसा कर सकते हैं, मैं टॉपिक समझा देता हूँ, फिर आप दोनों के इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लो, वो भी काम हो जाएगा। पहले वो देख लेते हैं। ये तो एंट्रीज आपके पास आई गई। अब बात हो रही है यही लॉस जो है ना, लॉस ऑन इशू, जिस रीजन से भी आपका हुआ हो, चाहे वो डिस्काउंट वाला हो या प्रीमियम वाला हो, उसको करना है राइट ऑफ, उसको लेके जाना है पीएनएल में। तो कैसे लेके जाए, कितने टाइम में राइट ऑफ करे, ये स्टोरी है। तो इसका कैलकुलेशन जो है वो समझ लेते हैं कैसे होगा। तो कोई भी पर्टिकुलर डिबेंचर है जो आपने इशू किया, तो ये डिबेंचर इन फ्यूचर कभी तो रिडेम्पशन में जाएगा। अब जब रिडीम होता है ना, तो रिडीम करने के दो मेथड्स है, वो पहले आप समझ लो। एक है बाय लमसम मेथड, और एक है बाय एनुअल ड्राइंग्स। रिडेम्पशन के दो मेथड्स पॉसिबल है। लमसम का मतलब क्या है, एक फिक्स टाइम के बाद, कि आज डिबेंचर इशू कर रहा हूं, आफ्टर 5 इयर्स आपसे सारे डिबेंचर वापस मंगवा लूंगा, और 5 साल के बाद मैं पूरे पैसे वापस ले जाऊंगा। ये एक तरीका है। एनुअल ड्राइंग्स में उल्टा होता है। एनुअल ड्राइंग्स में हम क्या करेंगे, हर साल कुछ परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स रिडीम कर लेंगे। जैसे टोटल मैंने कुछ क्वांटिटी इशू कर लेते हैं अपने, 10,000 डिबेंचर्स मैंने इशू किए, मैंने बोल दिया 20% डिबेंचर्स एवरी ईयर रिडीम होंगे। 20% का मतलब ये है कि आप सबके होल्डिंग में से 20-20% कंपलसरी हर साल रिडीम हो जाएगा। तो आज आपने ये 10,000 में से मान लो 1,000 डिबेंचर खरीदे, तो अगले साल आपके 1,000 में से 200 वापस मंगवा लेंगे, तो 800 ही बचेंगे। सबके साथ यही होने वाला है। तो इक्वल ट्रीटमेंट है, कोई उसमें ऐसा अनफेयर नहीं, वैसे बोला हुआ प्रो रेटा बेसिस पे रिडेम्पशन हो रहा है, इसको बोलेंगे भाई एनुअल ड्राइंग्स। तो सपोज मैंने बोल दिया एवरी ईयर 20%, तो आप देखोगे 5वें साल के एंड तक सारे डिबेंचर वापस आ जाएंगे। ये स्कीम रहने वाली है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस हैं। पॉइंट ये है कि जब हमने डिबेंचर इशू किए थे और उसमें हमारा कुछ डिस्काउंट या लॉस हुआ था, तो उसको राइट ऑफ कैसे करना है, तो उसमें जो मेथड्स है वो इस पे डिपेंड करेंगे। अगर आप डिबेंचर्स बाय लमसम मेथड राइट ऑफ करने वाले हो या रिडीम करने वाले हो, मतलब 5 साल के बाद, तो जितना भी आपका लॉस यहाँ पे हुआ है ना, उसको आप सीधा डिवाइड बाई 5 करके क्लेम कर लो, खत्म करो। हर साल थोड़ा थोड़ा अपने क्लेम कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिबेंचर इशू करते टाइम 10,000 डिबेंचर अपन ने इशू किए, इसकी ना फेस वैल्यू 100 रुपए थी, और हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है 10 रुपए। तो अल्टीमेटली जो टोटल लॉस का अमाउंट है ना, वो हो जाएगा 10,000 डिवेंचर्स पे 10 रुपए। कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया। तो लमसम वाले केस में इन्होंने ऐसा बोला कि इस 1 लाख को ना आप सीधा सीधा 5 इयर्स में डिवाइड कर दो, इक्वली क्लेम कर लो। तो हर साल पीएनएल में 20,000 रुपए क्लेम करते हैं एवरी ईयर। तो 5 साल के एंड पे जैसे डिवेंचर राइट ऑफ हो जाएंगे ना, ये पूरा 1 लाख रुपए जो है ना वो भी सेट ऑफ हो जाएगा वैसा। अब ये जो सिस्टम है जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है लमसम वाले केस में, इसके लिए इन्होंने नाम रखा हुआ है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये राइट ऑफ करने की मेथड का नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसको ना सिंपल अगर मैं डेप्रिसिएशन की भाषा में बोलूँ ना, तो डेप्रिसिएशन में एक एसएलएम मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। इक्वली डिवाइड कर दो, ये वही है, अपन ने और कुछ नहीं किया, इक्वली डिवाइड कर दिया। जितना भी लॉस था वो 5 साल में इक्वली डिवाइड करके उसको कर दिया खत्म, वैसा। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड के बराबर ही और कुछ भी नहीं है, पर इसका ऑफिशियली नाम है यहाँ पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। वैसे ही जब हम एनुअल ड्राइंग से रिडेम्पशन करते हैं, तो लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए इन्होंने एक स्कीम बनाई, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। तो बात यह है कि जब भी आपको लॉस राइट ऑफ करना होगा ना, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि रिडेम्पशन कैसे होने वाला है, लमसम होने वाला है या एनुअली होने वाला है। अगर लमसम होगा तो ये मेथड, एनुअली होगा तो फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो मेथड डिसाइड करने के लिए रिडेम्पशन की स्कीम पता होनी चाहिए, तभी हम डिसीजन ले सकते हैं। अब ये फ्लक्चुएटिंग वाला कैसे काम करता है वो समझो, थोड़ा कैलकुलेशन बताना पड़ेगा इसके लिए। देखो, 10,000 डिबेंचर है जो आउटस्टैंडिंग है स्टार्टिंग में। अब मैंने बोला 20% रिडीम होंगे पर एनम। तो इसमें इन्होंने बोला आपको लेना पड़ेगा रेशियो। रेशियो लेना है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। इसका मतलब ईयर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कैलकुलेशन कर लेता हूँ।
ईयर वन के स्टार्टिंग में कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है? 10,000, क्योंकि मैंने उतने इशू किए, उतने हैं लोगों के पास। फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने क्या किया होगा, इसमें से 20% राइट ऑफ कर लिए होंगे या रिडीम कर लिए होंगे, बचेंगे कितने? 8,000। अगले साल फिर से और 20%, मतलब वही 2,000 डिबेंचर्स, और 20%, और लास्ट में भी 20%। तो फिफ्थ ईयर के स्टार्टिंग में 2,000 डिबेंचर पब्लिक के पास बचे होंगे। साल खत्म होते होते ये भी वापस आ जाएंगे। इन्होंने बोला जितना भी आपका टोटल लॉस हुआ है वो आपको इस रेशियो में राइट ऑफ करना है। अब अपने केस में अपना जो लॉस हुआ था वो कितना था? 1 लाख रुपए था। ये लॉस का अमाउंट जो अपन ने ऑलरेडी गिना था वही रहेगा। ये 1 लाख रुपए रेशियो में राइट ऑफ होगा, एंड नॉट इक्वली। और रेशियो ये वाला है, अब अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 5:4:3, 2 और 1। ये ऐसे हो जाएगा। तो आपको इस लॉस को इस रेशियो में राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में कितना राइट ऑफ होगा वो अगर गिनना हो तो ऐसे गिनेंगे, 15 में से 5 का रेशियो, और 10, सॉरी 1 लाख का, 1 लाख रुपए आपका जो पूरा लॉस था इस रेशियो में राइट ऑफ होगा। समझ आए? सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट पीएनएल में लेके जाएंगे? तो भाई इंटू 4/15, फिर वैसे ही इंटू 3/15, इंटू 2/15, और इंटू 1/15। समझ आ गया? तो ये लॉस का अमाउंट मिल जाएगा। इस सब की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक ही है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। एक ही एंट्री सब, अमाउंट चेंज होता जाएगा इसमें, इस मेथड में अमाउंट सब में अलग अलग आएगा, लेकिन टोटल करोगे 5 साल के बाद तो 1 लाख पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। और ये अगर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट वाला मेथड होता तो हर साल 20-20 हजार रुपए की एंट्री अपन राइट ऑफ करते जाते ऐसी कंडीशन। बोलो, आपको कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये टॉपिक था, इसमें कैलकुलेशन वाला कुछ पार्ट आ सकता है। अब इसमें दो इलस्ट्रेशन है, एक इलस्ट्रेशन 10 और एक 11 है। वो आप 10 से अभी स्टार्ट करो, दोनों सम यहीं पे प्रैक्टिस कर लो। कुछ नहीं समझ आता है तो इमीडिएटली करवा देता हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद रिडेम्पशन का टॉपिक है। इशू वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो वो टॉपिक्स को मैं कल ही कंटिन्यू करूंगा। इसलिए आज अपना एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हो गया। अब आपके इसमें कोई डाउट आते हैं तो अपन देख लेते हैं, बस स्टार्ट कर दो।
बन रही एंट्री सॉल्व हो रहा है? कौन सा होगा, 10th वाला हो गया? उसमें किसी एंट्री में कोई 10th वाले क्लियर, और 11th वाला? हाँ, तो 11th वाला करके देख। 11th वाला ऑलमोस्ट ऐसे ही है, इसकी सिमिलर है, एग्जैक्टली यही है। तो देखना भी, टैली भी करना है तो भी हो जाएगा। एंट्रीज में खाली लॉस को राइट ऑफ करना होता है। तो एंट्रीज का मैं एक इफेक्ट बता देता हूँ, सॉरी इसलिए। एंट्रीज में ये है कि जब आप इशू कर रहे हो, इशू के टाइम पर देखा आप लॉस रिकॉर्ड कर रहे हो, उसमें आपकी कुछ एंट्री ऐसी आई होता है, लॉस ऑन इशू अकाउंट्स वाले को देखिए, और सामने इस टाइप का इफेक्ट होगा। अब लॉस में अगर प्रीमियम पोर्शन है तो वो प्रीमियम आएगा, अदरवाइज सिर्फ लॉस आएगा। पर मेन बात ये है कि जो लॉस है इसको राइट ऑफ कैसे करना है। लॉस को राइट ऑफ करने का इफेक्ट अकाउंटिंग में तो बहुत सिंपल है, वही पीएनएल टू लॉस, ये होने वाला है। लेकिन इसमें अमाउंट कौन सा लेके जाना है, कितना लेके जाना है, वो अपने मेथड पे डिपेंड करेगा। अगर वो फिक्स वाला है तो फिर वो एसएलएम बेसिस पे, और फ्लक्चुएटिंग वाला है तो फिर वो रेशियो बेसिस। तो अमाउंट आपका वहां से आएगा, एंट्री ये है। तो हर साल आप ये एंट्री करते रहो। लॉस में अगर आपने 100 रुपए डाले और पीएनएल में हर साल 20-20 रुपए राइट ऑफ करते जा रहे हो, तो 5 साल के बाद अपने आप वो लॉस वाला अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। तब तक ये बैलेंस शीट में वो डिफर्ड एक्सपेंस के नाम पे कैरी फॉरवर्ड होता है। ये इसका ट्रेड है। तो पूरा समझो, इलस्ट्रेशन ले इसके बेस पे सिंपल है, पिक कर लो, घर पे करना हो भी करना हो, जैसे भी खत्म कर सकते हो। ठीक, नया टॉपिक तो मैं नहीं दे रहा हूँ आज, रिटेंशन वाला पार्ट है वो फिर कल से देखेंगे। इस चैप्टर में टॉपिक्स कट डाउन है। पुरानी मॉड्यूल हो तो आप देखिए, या नई वाली पीडीएफ टैली कर लेना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे टॉपिक कम हो गए। जो लास्ट टाइम वो सिंकिंग फंड और वो सब टॉपिक्स थे, वो इसमें से हटा दिए। न्यू मॉड्यूल में वो नहीं है, पुराने वाले में है। न्यू में जितना आप उतना ही करेंगे, चैप्टर छोटा हो गया, 2-3 बड़े टॉपिक बता दिए। और अभी सिर्फ वो एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट वाला पार्ट और बेसिक रिटेंशन वाला पार्ट, कोई टॉपिक नहीं है। तो हार्डली 2 लेक्चर मैक्सिमम लगेंगे, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा उतने। चलिए, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे।